हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं मस्त माइक्रो इकोनॉमी का रिवीजन क्लास 11 CBSE बोर्ड के लिए, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और फटाफट आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर 7 प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इन सब का प्रोडक्शन, इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन हुआ, जिसके अंदर मैं आउटपुट फाइंड आउट करता हूँ। आउटपुट कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो QX का मतलब होता है आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, और वो आउटपुट मेरे को कैसे मिलेगा? विद द यूज ऑफ F मतलब फंक्शन, और इस इतने इनपुट का यूज करके मैं क्या बनाऊंगा, इतना आउटपुट बनाऊंगा। उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर आपको ये पूछेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो आपको इस तरह से ये एक पहले ये फंक्शन बताना है, QX इज इक्वल टू दिस। उसमें Q मतलब आउटपुट होता है, F मतलब फंक्शन, एंड I का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स। अब बेसिकली जितने इनपुट्स होते हैं ना, इनपुट्स दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर, एक फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वेरी, जो क्या होता है, वेरी होता है, मतलब चेंज होता है। तो ये प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, उसे वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। और जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं होता है, मतलब जो फिक्स्ड रहता है, वो क्या होता है, फिक्स फैक्टर। तो ये हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं, जिसको प्रोडक्शन बढ़े घटे जीरो हो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट करता है। मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, प्रोडक्शन कम, वेरिएबल कॉस्ट कम, और प्रोडक्शन जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो। अब बेटा जी, यहाँ पे ना प्रोडक्शन फंक्शन है ना, एक और चीज आता है इसके अंदर। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। कौन सा कंसेप्ट आता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो अब ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है बेटा? शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, इसको चीज को ध्यान से समझना। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस समय हम क्या डिसाइड करते हैं, मेरा टोटल लेबर्स कितने होंगे, टोटल मेरा मेरा टोटल लेबर कितना होगा, मेरा प्लांट मशीनरी कितना होगा। मतलब मैं प्लानिंग फेज में होता हूँ। जब मैं प्लानिंग फेज में होता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन बोलते हैं। बेटा जब हम प्लानिंग फेज में होते हैं, तो उसको कौन सा फेज बोलते हैं? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर हम सब चीजों को ऑल्टर करते हैं। हम लेबर को ऑल्टर करें, बिल्डिंग को ऑल्टर करें, मशीनरी को ऑल्टर करें, मतलब सब चीज डिसाइड करें। इतने लेबर लगेंगे, इतनी मशीनरी लगेगी, इतना बिल्डिंग का एरिया लगेगा, मतलब सब चीज ऑल्टर हो रही है। हाँ, तो जब सारी चीजें ऑल्टर हो रही है, मतलब कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, तो वो कौन सा फैक्टर आता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चे क्या सोचते हैं, लॉन्ग रन का मतलब जो लंबे समय के लिए प्रोडक्शन फंक्शन करो तो लॉन्ग रन। नहीं नहीं, लॉन्ग रन का मतलब होता है ऐसा फेज जहां पे कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होती, हर चीज क्या होती है, ऑल्टर होती है, उसी को बोलते हैं लॉन्ग रन। और जनरली लॉन्ग रन कौन सा फेज आता है? वो होता है हमारा प्लानिंग फेज। कौन सा फेज होगा? प्लानिंग फेज। क्योंकि प्लानिंग फेज में हम हर एक चीज की प्लानिंग करते हैं, लेबर इतने, बिल्डिंग इतनी, मशीनरी इतनी, और ये इतना सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, मतलब हर चीज को हम डिसाइड करें, हर चीज को प्लान करें, तो वो कौन सा फेज आएगा? प्लानिंग फेज। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्या जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम कौन से फेज में आ जाते हैं? वो आप आ जाते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन के फेज के अंदर। कौन से? शॉर्ट रन प्रोडक्शन। बेटा शॉर्ट रन के अंदर होता क्या है? शॉर्ट रन का मतलब जब हम एक्चुअल फेज में होते हैं। कौन से फेज के अंदर? एक्चुअल फेज के। बेटा जब एक्चुअल फेज मतलब क्या? मैंने डिसाइड कर लिया, क्या मैंने डिसाइड कर लिया कि 4 प्लांट मशीनरी यूज करूंगा। कितनी प्लांट मशीनरी? 4 प्लांट मशीनरी। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हुआ। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वापस से बता दो। शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर हम एक्चुअल फेज में होते हैं। बच्चे याद रखना, कौन से फेज में होते हैं? एक्चुअल, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं, लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, वो सब क्या रहेंगे? वो फिक्स्ड रहेंगे। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर 2 फैक्टर आते हैं। कौन सा? वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर हम कौन से फेज के अंदर होते हैं? प्लानिंग। और प्लानिंग फेज के अंदर हम हर एक चीज को फिक्स, हर एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता, हर एक फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल होता है।
ठीक है, तो मैंने आपको फटाफट ये क्या बता दिया, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट या तो आउटपुट के ऊपर। अब बेटा प्रोडक्ट या आउटपुट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पहला कंसेप्ट आ रहा है हमारा टीपी। देखो टीपी, एमपी एंड एपी, ये हमारे प्रोडक्ट, ये हमने हमारे कंसेप्ट है, ठीक है। कौन सा, टीपी, एमपी एंड एपी। अब टीपी का मतलब क्या होता है, टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कितने इनपुट को यूज करके कितना हमारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब बेटा इससे पहले मैं आगे बताऊं, देखो ये फंक्शन को समझना, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अंदर बेटा यहाँ पे ये मेरा आउटपुट है और यहाँ पे सारे मेरे इनपुट है, और ये जो इनपुट है ये क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब होते हैं। लेकिन फॉर बेटर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, लेबर को कंसिडर करते हैं। इनपुट में किसको लेते हैं, जल्दी बोलो, लेबर को लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को एक लेबर को लाने से कितना आउटपुट पे फर्क पड़ता है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो टीपी का मतलब क्या हो गया, टीपी का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्ट, आप इसको बोल सकते हो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न या तो टोटल आउटपुट। अब इसको मैं आपको यहाँ पे नीचे इधर बताने से अच्छा मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, इनपुट में सिर्फ किसको कंसिडर करना है हमको, एल फॉर लेबर, कि एक लेबर आता है, एक लेबर को हायर किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 50। कितना है, 50। लेकिन बेटा अगर एक में और एक जोड़ दो, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा और मैंने एक और लेबर को हायर किया, टोटल कितने लेबर हो गए, 2 लेबर हो गए। जब टोटल 2 लेबर हो गए तो दोनों मिलके कितना प्रोडक्ट कर रहे थे, 90। अच्छा ये बताओ एक एडिशनल लेबर को लाने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है, कितना एडिशनल हुआ है, 40 हुआ है। हाँ जी, तो देखो वो कहां आता है, वो आता है मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टीपी टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल लेबर को लाने से कितना एडिशनल सेल हुआ है। अच्छा ये बताओ कल हमने ऐसा ही कुछ अप्रोच कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा था क्या, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो मेरा, कार्डिनल के अंदर पढ़ा था, वो कंसेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उस कंसेप्ट के अंदर हमने पढ़े थे, जल्दी बोलो क्या आए थे वहां पे, 3 वर्ड आए थे। कौन कौन से थे वो 3 वर्ड, टीपी, एपी, एमपी की जगह क्या था, जल्दी जल्दी, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर आया था ना ये मार्जिनल, हमारा कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमने 3, देखो तो हमने ना कल कार्डिनल, अगर आपने देखा हो मैंने मस्त कार्डिनल एंड कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है इंडिफरेंस का वाला, दोनों के ऊपर मस्त वीडियो बनाया हुआ है, और उसको जाके देखना। जो कार्डिनल होता है वो नाम ही सजेस्ट करता है, सी फॉर कार्डिनल और सी फॉर काउंट। जब हम अपनी यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं तो वो क्या आता है, कार्डिनल के अंदर आता है। और कार्डिनल में क्योंकि हम अपनी यूटिलिटी को काउंट करें, इसलिए वहां पे हम क्या काउंट करते हैं, हम वहां पे अपनी यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी निकालते हैं। बेटा जो कंसेप्ट वहां पे पढ़ा था ना, टीयू, एमयू एंड हमारा एयू, वो सेम टू सेम यही है, बस यू की जगह क्या है, प्रोडक्ट है, बाकी कंसेप्ट सेम टू सेम आने वाला है। मगर वहां पे समझना, वहां पे जब हम देख रहे थे तो वहां पे एक एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने से, चीजों को ध्यान से समझना, कंसेप्ट सेम है लेकिन वर्ड बदल जाते हैं। यहाँ पे एल फॉर लेबर आता है, वहां पे एक एडिशनल, क्योंकि हम चीजों का कंज्यूम करते हैं तो उसको कंज्यूम करने से कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम बताते हैं टोटल यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, कि एक और एडिशनल हमने कंज्यूम किया तो टोटल मिला के कितनी यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी। लेकिन एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली, वो मार्जिनल यूटिलिटी। और एवरेज कितनी मिल रही है, वो एवरेज यूटिलिटी के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एडिशनल लेबर को हायर करने से, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा जी, तो यहाँ पे हम लेबर को हायर करते हैं, इसलिए एक एडिशनल लेबर को हायर करने से कितना मेरा टोटल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। तो 2 लेबर मिलकर कितना प्रोडक्शन करते हैं 90, 3 लेबर मिलकर कितना करते हैं 120, 4 लेबर मिलकर कितने करते हैं 140। अब ये देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। अगर मार्जिनल देखोगे ना, याद रखना पहले में जब 0 होगा तब तो टोटल प्रोडक्ट भी 0 होगा, मतलब कि एक लेबर ने मिलके कितना बनाया 50। मतलब इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि जो पहला पॉइंट होता है उसमें ऑलवेज टीपी एंड एमपी का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। तो ये 50-50। ओके, नेक्स्ट सेकंड के अंदर क्या आएगा 90 माइनस 50। बेटा एक चीज एक और मैं आपको बताता, इतना गहराई से कोई नहीं बताएगा जितना गहराई से मैं आपको बता रहा हूं। देखो वैसे तो टीपी इसका जो फॉर्मूला बनता है ना एमपी का, वो क्या बनता है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 होता है। लेकिन किंतु परंतु ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर लेबर क्या होगा एक एक के डिफरेंस में ना हो। जब एक एक के डिफरेंस में हो तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देने का, जिसके अंदर आपको 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30। लेकिन बेटा अगर ये ऐसा होता तो 10, 20, 30, 40 तो आपका आंसर गलत आता। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में जब ये एक एक के डिफरेंस में ना हो तब हमको क्या करने का, ये जो डिफरेंस निकालते हो जैसे 40 निकाला और आपको लेबर का डिफरेंस निकालेगा। लेबर का डिफरेंस कितना आएगा, जैसे यहाँ पे 10 और 20 है तो कितना आएगा 10, उसको 40 को 10 से डिवाइड कर देने का, मतलब इसके डिफरेंस को हम उससे डिवाइड करेंगे। बेटा जैसे अभी एक एक का डिफरेंस है, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को इसको 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 40। तो अभी एक एक का डिफरेंस है, इसलिए आंसर पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि ये तो आंसर आ गया, बेटा वो आंसर आ गया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, वो डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बाकी डिवाइड तो होता ही है, क्योंकि 1 से डिवाइड करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आंसर आपका वैसे भी सही आ जाता है। लेकिन अगर ये कैसा होगा, सपोज ये 1 हुआ और ये 3 हुआ तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, तब आपको ये डिफरेंस निकालने के बाद इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस इस चीज को याद रखना, अगर पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हुआ तो वो क्या करेंगे, इसको एक एक का डिफरेंस की जगह 2 2 3 3 5 5 10 10 एनी डिफरेंस वो खुद कर सकते हैं। बच्चे फटाफट क्या करते हैं, बच्चों को तो डिफरेंस निकालना आता है कि टीपी ऊपर वाले में से माइनस करते जाओ, एमपी आता जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसके ऊपर भी एक बार फोकस जरूर से करना, ठीक है। ये एमपी आ गया। अच्छा अब भी मैं आगे जाऊं, इससे पहले देखो एमपी फर्स्ट का कितना है 50, फिर नेक्स्ट कितना है 40, नेक्स्ट कितना है 30। बेटा ये क्या होता है, याद रखना शुरू के अंदर जब हम लेबर को हायर करते हैं ना, तो जब जितने ज्यादा लेबर हायर होते जाते हैं तो इनिशियली काम का डिवीजन होने लगता है। क्या होने लगता है, काम का डिवीजन, कि भाई एक काम कर, जैसे कि एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, एक बंदा पहले एक ही लेबर है, वही सब्जी काट रहा है, वही सब्जी पका रहा है, वही खाना सर्व कर रहा है, लेकिन काम क्या हुआ, कस्टमर की भीड़ लगने लगी। अब हमने क्या बोला, भाई अब से एक काम कर, एक लेबर को हायर किया, हमने बोला कि आधा काम तू बांट, आधा काम तू बांट। बताओ उनके काम के अंदर स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। अब दो की जगह मैंने 3 को कर दिया, अब मैंने हर एक को एक काम कर दिया। अब जब मैं उनको सिंगल्स काम दे देता हूं तो बताओ उनके काम में मास्टरी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब क्या होगा, जब मैं एक पास एक और एडिशनल लेबर को हायर करूंगा ना, तो क्या होता है, अब वो जो काम है जो पहले की जितनी स्पीड से हो रहा था उतनी स्पीड से नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इनिशियली जब हम लेबर को हायर करते हैं तो हमारा एमपी क्या होता है, इंक्रीजिंग फेज में होता है। कौन से फेज में होता है, इंक्रीजिंग। तो इसका रिटर्न इंक्रीज एट अ इंक्रीज रेट होता है, लेकिन लेटर ऑन में ये बढ़ता तो है, लेकिन कैसे फेज में बढ़ता है, डिक्रीजिंग फेज में बढ़ता है। इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग फेज, इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग। देखो शुरू में एक लेबर ने कितना बनाया 50, लेकिन अब सेकंड लेबर 40, देन 30, देन 20। क्या आप ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ नहीं रहा, नहीं, टोटल टीपी तो बढ़ ही रहा है। देखो 90 का 120, 120 का 140, मतलब ये तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग फेज में बढ़ रहा है। और लास्ट में एक ऐसा फेज आता है जहां पे क्या होता है कि एक एडिशनल लेबर को हायर करने से कुछ भी बेनिफिट
नहीं होता, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। तो वो क्या होता है, वहां पे हमारा टोटल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो आती है। मतलब जब ये जो हमारा एमपी जीरो होगा उस सिचुएशन के अंदर बेटा जी यहाँ पे हमारा टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेरी गुड, टीपी क्या होगा, मैक्सिमम। और एमपी जब क्या होगा, और अगर आप लेबर को हायर करते हो, मतलब होता क्या है, जैसे एक बेकरी शॉप है, ठीक है, बेकरी शॉप के अंदर तीन मशीनरी है। अब एक व्यक्ति, पहला एक ही लेबर था, वो तीनों को हैंडल कर रहा था। वही मैंने दो व्यक्ति को हायर किया, ये दोनों मिलके अब ये तीन मशीन को हायर कर, अब फिर मैंने एक और व्यक्ति को हायर किया। अब मैंने क्या कर दिया, तीनों को एक एक मशीन दे दी, तो अब वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अब मैंने एक और व्यक्ति को हायर किया, अब क्या होगा, क्योंकि मशीनरी तो मेरी फिक्स है, फिक्स फैक्टर को तो मैं ऑल्टर कर नहीं सकता, तो ये क्या होगा, ये जो एडिशनल एक व्यक्ति को हायर किया ना, ये क्या बनेगा, इनका सपोर्टिंग रोल में आएगा, मतलब उसको सपोर्ट करेगा। पांचवें एक और व्यक्ति को हायर किया, एक और जो एडिशनल व्यक्ति आया वो क्या करेगा, इनको सपोर्ट करेगा। एडिशनल मशीनरी नहीं होने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। बेटा जी अब क्या होगा, अगर सपोज की फैक्ट्री के अंदर 8 अगर एम्प्लॉय को हायर कर दूं तो क्या होगा, जगह इतनी होती नहीं है जितने लेबर हो गए, क्या जगह इतनी है नहीं जितने कितने हो गए, लेबर हो गए। अब लेबर में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो बोलेगा मैं काम क्यों करूं, तू काम कर, ये काम तू, मैंने इतना काम किया है, तो वो अब बाकी का काम तू कर। आप बिग बॉस वगैरह देखते होंगे ना, वहां पे क्या ऐसे लड़ते रहते, झगड़ते रहते, जब बहुत ज्यादा बंदे होते हैं तो वैसे ही क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हमारे लेबर हायर कर लेते हैं, तब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। समझ गए? ओके, अब ये जो चीज मैंने बताई ना, ये नीचे बहुत आपको काम लगेगी। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट को मैं बता देता हूँ, एपी। एपी क्या होता है बेटा, एवरेज प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बताया किसी का भी एवरेज निकालना हो, आपको क्या करने का, उसके टोटल प्रोडक्ट को उसके लेबर से डिवाइड कर देने का। ओके, अगर सर हम कौन से फेज में है, एवरेज यूटिलिटी वाले कंसेप्ट में, तो फिर क्या करेंगे, तो टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन वाले में है तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर। सिंपल है, तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसको। ओके, तो ये हमारा क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। इसके पहले स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हुई है, आप मेरे को थोड़ा सा सुनते रहो बस। देखो एवरेज प्रोडक्ट पता है क्या बोलता है, एवरेज प्रोडक्ट बोलता है देखो एक चीज आप इसको समझना, तो लिंक छोड़ दो। तो देखो यहाँ पे जो एपी होता है ना, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टीपी को लेबर से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या बनेगा, एवरेज प्रोडक्ट बनेगा। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, एवरेज प्रोडक्ट मतलब आप जब तक आप बढ़ोगे तो आपके माँ बाप का नाम आपकी तेजी से बढ़ता है, ठीक है, और जब आप गिरते हो तो क्या होता है, आपके माँ बाप का नाम और तेजी से गिरता है। मतलब समझे नहीं? तो देखो मैं समझाता हूं, देखो जब जब एपी बढ़ता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एपी 50 था, अब यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, मैं आगे वाले एग्जांपल में वापस समझाऊंगा। लेकिन देखो यहाँ पे एपी 50 के बाद क्या हुआ, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो ये 5 से घटा, तो देखो एमपी कितने से घटा, 10 से घटा। फिर 45 का कितना हुआ, 40, ये और घटा, तो ये 40 का कितना हुआ, 30। मतलब इसके गिरने की स्पीड से ज्यादा एमपी के गिरने की स्पीड होती है। अब एक और चीज, ये एवरेज प्रोडक्ट होता है, और एवरेज किसके ऊपर से निकाला जाता है, टोटल प्रोडक्ट के ऊपर से। क्या टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा टीपी शुरू में इंक्रीज होगा, धीमे धीमे इंक्रीज होने के बाद मैक्सिमम पे आएगा, फिर वो डिक्रीज होना चालू करेगा। लेकिन नेगेटिव तो कभी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, नेगेटिव प्रोडक्शन कैसे होगा। तो वैसे ही एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमारा एमपी, मैंने फटाफट एक बार फटाफट बोल जाओ, एमपी शुरू में क्या होगा, एमपी शुरू में बढ़ता है एट इंक्रीजिंग, एमपी शुरू में बढ़ेगा, फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बढ़ेगा बट डिक्रीजिंग रेट से, मतलब शुरू में इंक्रीज होगा, फिर देन डिक्रीज होगा, और लास्ट में क्या होगा, वो जीरो होगा। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी का नियम क्या था, वो पहले पॉजिटिव होता है लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसके बाद वो जीरो को टच करता है, और उसके बाद वो कहा जाता है नेगेटिव में जाता है। वैसे ही एमपी शुरू में क्या होगा, एमपी शुरू में बढ़ेगा,
और फिर उसके बाद वो घटना चालू होगा, घटते घटते जीरो को पहुंचेगा और जीरो के बाद कहां जाएगा, वो नेगेटिव में जाएगा। जबकि टोटल प्रोडक्ट का क्या नियम होता है, टोटल प्रोडक्ट का नियम होता है कि शुरू में वो इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड स्टेज में इंक्रीज होगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और जब एमपी हमारा जीरो पे होगा तब टीपी जीरो पे होगा, और जब एमपी नेगेटिव फेज में होगा तब टीपी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा लोग। ओके, तो देखो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट जो होता है ना, ये तीनों का रिलेशन पूछते हैं। ये अब मैं वापस से एक बार आपको बता दूं, एमपी क्या होगा, एमपी शुरू में क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते कहां पहुंचेगा, जीरो पे, और उसके बाद कहां पे आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ओके, टीपी जब तक एमपी इंक्रीज होगा तब तक टीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी डिक्रीज होगा तब टीपी इंक्रीज तो होगा बट कैसे, डिक्रीजिंग रेट से। जब एमपी का जीरो पे होगा तब टीपी क्या होगा, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तब ये क्या होगा, ये डिक्लाइन होगा। समझ गए? ओके, एवरेज प्रोडक्ट का क्या, एवरेज प्रोडक्ट का सिंपल नियम है, अगर एमपी अगर क्या होगा, सॉरी एपी क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद एपी को देख के, एपी को बढ़ते देख के, मतलब आपको बढ़ोगे तो आपके माँ बाप का नाम और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। मतलब जब एपी बढ़ता है तो एमपी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। एपी बढ़ने के बाद एपी में क्या आएगा, डाउनफॉल आएगा, एपी क्या होगा, गिरेगा। लेकिन जब एपी मतलब आप गिरते हो तो एमपी माँ बाप का नाम और तेजी से गिरता है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी गिरते गिरते नेगेटिव में नहीं आता, बस ये खास बात है। ओके, कैन एमपी नेगेटिव, हाँ जी एमपी नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद अगर आपने एक्सेसिव ही लेबर को हायर कर दिया, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट करोगे तो नेगेटिव होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। ये जो हमने चीज पढ़ा ना, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो मैंने ऊपर जितना आपको कंसेप्ट सिखाया सब यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देखो देखो और ये जो कंसेप्ट है ये सेम टू सेम कंसेप्ट सीए फाउंडेशन के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर ये सेम कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंसेप्ट के अंदर, इसके अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल, एक लेबर को हायर किया तो यहाँ पे पहले ये लेबर को हायर करने से टीपी में क्या हुआ, टीपी 10, मतलब एमपी क्या हुआ 10, पहले में तो सेम होता है। दूसरे में टोटल टीपी कितना है 30, एमपी कितना है 20। मैंने आपको बताया था शुरू का जो फेज होता है उसके अंदर एक एडिशनल लेबर को हायर करने से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए एमपी यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आप लेबर को हायर करोगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी गिरेगी, मतलब एडिशनल लेबर उतना प्रोडक्शन नहीं देगा जितना उसके पिछले वाले ने दिया। पिछले वाले ने 20 का प्रोडक्शन दिया था, इसने कितने का प्रोडक्शन दिया, ओनली 15 का ही प्रोडक्शन दिया। ओके, फिर उसके बाद और लेबर को हायर करोगे और प्रोडक्शन डाउन, और लेबर को हायर करोगे प्रोडक्शन डाउन। जब ये जीरो पे आएगा तब ये क्या होगा, ये इसके मैक्स पे आएगा। और अगर आपने नहीं रुके और लेबर को हायर किया तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अब अगर आपको ये कर्व मालूम पड़ा हो तो मैं आपको वापस से बता दूं, फेज वन के अंदर क्या होता है, टीपी इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट और एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। फेज 2, यहाँ पे फेज 2 के अंदर टीपी एमपी डिक्रीज, इसलिए टीपी बढ़ेगा तो सही क्योंकि एमपी पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब ये नेगेटिव है, जब ये जीरो है तो इसका कौन सा पॉइंट आएगा, मैक्स वाला पॉइंट आएगा। और जब ये क्या है, डिक्लाइन हो रहा है, तब ये भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। ओके जी, यस। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर शुरू में मैंने आपको क्या बताया, फेज वन के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा टीपी है ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद
जब क्या होता है यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीजिंग रेट है, उसके बाद एमपी बढ़ेगा तो सही, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो यहाँ पे देखो एमपी क्या हुआ, गिरना चालू हो गया। कैसा क्या करना चालू हो गया, गिरना चालू हो गया। तो जब एमपी डिक्रीज होगा तो ये टीपी बढ़ेगा, बट कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। जब एमपी जीरो, ये मैक्सिमम, जब ये डिक्लाइन, ये नीचे। बस सिंपल था चार्ट। तो बस ये आपको चार्ट याद रखना है, कोई चार्ट के अंदर बड़ी बात नहीं है। ओके, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल या तो लॉ ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने का है, पहला फेज, पहले फेज के अंदर क्या होता है, टीपी इंक्रीज, मगर कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, टीपी इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट से। याद रखना, इसके अंदर आपको क्या याद रखने का, जब एमपी है ना, शुरू में क्या होता है, एमपी बढ़ता है। तो अगर एमपी बढ़ रहा है तो उसी की स्पीड यहाँ पे लगा दो, कौन सी लगा दो, इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फेज के अंदर एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो टीपी में भी क्या कर दोगे आप, डिक्रीजिंग रेट कर दोगे। ये क्या है, रेट है। ये रेट किसको फॉलो करते हैं, एमपी को फॉलो करते हैं। अगर एमपी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीजिंग रेट बोलो, अगर एमपी डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीजिंग रेट बोल दो। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फेज वन खत्म हुआ। फेज वन के अंदर आपको खाली याद रखना है कि एमपी क्या होता है, एमपी बढ़ता है, इसलिए टीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा एट अ, ये वाला रेट यहाँ पे नीचे लिख दो, इंक्रीजिंग रेट से। फेज टू के अंदर क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमपी क्या होता है बोलो, डिक्रीज होता है। क्योंकि एमपी डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्लाइन मतलब जीरो, नेगेटिव नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे टीपी क्या होगा, बढ़ेगा, बट कौन से रेट से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और लास्ट, अब ये कहां पे आ जाएगा, ये है ना अपने, ये यहाँ पे डिक्रीज होते होते ये एमपी जीरो को टच करेगा, वहां पे टीपी का कौन सा फेज आएगा, टीपी का आएगा मैक्सिमम फेज आ जाएगा। अब थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव रिटर्न चालू होगा, मतलब एमपी हमारा क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए टीपी में भी क्या मिलेगा, हमको नेगेटिव रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब इसके रीजंस दे रखे हैं, सिंपल है। फेज वन के अंदर क्या होता है, फेज वन के अंदर हमारे पास मशीनरी ज्यादा होती है, लेबर एक ही होता है, इसलिए जब एडिशनल एक को हायर करते हैं तो काम का बंटवारा होता है, प्रॉपर क्या होता है, वर्क अलोकेशन होता है, इसलिए क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की जो काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न जो मिलता है इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट से मिलता है। लेकिन फेज टू के अंदर क्या होता है, जितनी मशीनरी थी वो ऑक्यूपाई हो जाती है। अब अगर आप एक एडिशनल लेबर को लाते हो तो वो मशीन पे नहीं बैठ सकता, जो वो मशीन ऑपरेटर है उसको खाली हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो उसको हेल्प करता है, वो मशीन पे बैठ के काम तो कर नहीं सकता, इसलिए हेल्प करने में उसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे हमको टीपी क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से मिलता है, समझ गए। और लास्ट में अब इतने सारे लेबर हो गए कि यहाँ पे उनको संभालना मुश्किल हो गया है, सब में झगड़े होते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जब आप लेबर को हायर करता हो उनसे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, मतलब उनको हायर करने का कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हम कौन से फेज में ऑपरेट करेंगे, बताओ। फेज वन के अंदर रोकने का कि नहीं रोकने का, नहीं रोकने का, क्यों, क्योंकि वहां पे तो इंक्रीज रिटर्न मिल रहा है इंक्रीजिंग रेट से। अच्छा बताओ, थर्ड लेवल में हम प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि लेबर को हायर करने से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, तो लेबर को हायर ही क्यों करना। तो ये बताओ, हम फेज टू में प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे फेज टू के अंदर प्रोडक्शन करने का, और उसके अंदर वहां पे आप क्या देखोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे, क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि हर एक लेबर को हायर करने से प्रोडक्शन इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से होता है। तो आप देखो कि लेबर को हायर करने से वो प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट बैठ रही है तो उसको हायर मत करो, लेकिन जितना उससे प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कम है, मतलब लेबर को जो मैं पेमेंट करूंगा वो कम है, लेकिन प्रोडक्ट वो मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो मैं उसको हायर कर लूंगा। तो हम कौन से फेज पे रुकेंगे, फेज टू पे जाके रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। टीपी शुरू में क्या होगा, एमपी क्या होता है, बढ़ता है, तो टीपी क्या होगा, इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। फिर एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो टीपी क्या होगा, इंक्रीज एट अ
डिक्रीजिंग रेट। फिर एमपी क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, मतलब नेगेटिव। तो टीपी भी क्या हो जाएगा, टीपी भी डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्लाइन नहीं, इसका नेगेटिव फेज लिख दो, इसका नेगेटिव फेज आएगा, इसका नेगेटिव फेज आएगा, तो ये क्या होगा, टीपी हमारा डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। बेटा एमपी और एपी के अंदर क्या रिलेशन है, मैं आपको बता चुका हूं। एपी मतलब आप, एमपी मतलब माता पिता। ठीक है, अगर एपी क्या होता है, शुरू में एपी बढ़ता है, जब एपी बढ़ेगा तो क्या होगा, एमपी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, एपी घटेगा, जब एपी घटता है तो एमपी ज्यादा तेजी से गिरता है। ओके, ये तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेटा जी, ओके, तो आप ये समझे, मतलब क्या होगा, ये एपी, ये जो एमपी है ना, ये बड़ा ही खुददार है। ये बोलता है अगर एपी तू बढ़ा तो मैं तुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ूंगा, और एपी तू घटा तो मैं तुझसे ज्यादा तेजी से घटूंगा। बस ये उसका रिलेशन हुआ। तो यहाँ पे हमने बेटा जी, यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था, जो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या होता है, कैसे समझ में नहीं आता, हमने यहाँ पे आपको एकदम सिंप्लीफाई करके इसको समझा दिया। वीडियो लाइक अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।